इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं, जो कि अभी तक हम आर्टिकल 18 तक देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में आर्टिकल 19 को डिस्कस कर रहे हैं। हम देखेंगे कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक हमें राइट टू फ्रीडम देखने को मिलेगा। राइट टू फ्रीडम देखने को मिलेगा। 19, 20, 21 एंड 22 ये 4 आर्टिकल्स हमें राइट टू फ्रीडम से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 चीज देखने को मिलती है। अब वो 6 चीज कौन कौन सी है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम के तहत हम 6 अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए में कवर्ड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ 19 क्लोज 1 क्लोज बी में जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज सी में है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। नेक्स्ट आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज डी में है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 19 क्लोज 1 क्लोज ई में राइट टू रिसाइड एंड सेटल डाउन एनीवेयर इन इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 19 क्लोज 1 क्लोज जी, जो है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन एंड कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक और आर्टिकल था इसमें 19 क्लोज 1 क्लोज एफ, जो कि डिलीट कर दिया गया है। ये कब डिलीट किया है? 1978 में डिलीट किया है, जिसको 44th अमेंडमेंट भी कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन करके 19 क्लोज 1 क्लोज एफ को डिलीट कर दिया गया है। इसमें क्या था? इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा करके राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके इसको एक फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाया है। राइट प्रॉपर्टी के राइट को लीगल राइट बनाया है, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है हमारा वो है 19 क्लोज 1 क्लोज ए, जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसी को भी अपनी बात को रखने का, बात को व्यक्त करने का, किसी भी प्रकार से उसको बोलने का और एक्सप्रेस करने का पूर्ण अधिकार है। ये हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए। ये सब चीजों को हम वन बाय वन नेक्स्ट आर्टिकल्स में देख रहे हैं। नाउ हम देख रहे हैं 19 क्लोज 1 क्लोज ए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको हम कह सकते हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसी भी प्रजातंत्र की आवाज कह सकते हैं। कोई भी डेमोक्रेसी, स्पीच और एक्सप्रेशन, अगर उसके नागरिकों को अपने भाव व्यक्त करने की आजादी नहीं है, अपनी बात को रखने का फ्रीडम नहीं है, अगर स्टेट सप्रेस करता है उसकी अपनी बात को रखने से, तो उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते आप। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का अपना शासन है, उसके तहत आप वहां का कोई भी सिटीजन अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, नहीं रख सकता। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हम कह सकते हैं कि हम यहां पे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का होना अनिवार्य है। इसको कॉर्नर स्टोन माना गया एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का, एक प्रजातंत्र का कॉर्नर स्टोन माना गया है, अति अनिवार्य हिस्सा माना गया है। इसके तहत बहुत सारी चीजें आती है। राइट टू प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसके तहत आता है। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन इसी का हिस्सा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के व्यू, अपने विचार को रख सकता है। वो किसी भी तरीके से रख सकता है, किसी भी मीडियम से रख सकता है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने व्यूज को रख सकता है, पेपर में लिख करके, बुक्स लिख करके, मूवीज बना करके या कोई कार्टून बना के किसी भी प्रकार से अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी मीडियम से कर सकता है। बट
एक और चीज याद रखने की चीज है कि आर्टिकल 19 के तहत आने वाले सभी 6 अधिकार में कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सब में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ना कुछ उसमें जो है लिमिटेशन है सारे राइट्स की। तो ये भी राइट है, एब्सोल्यूट नहीं है, इसकी भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि 19 क्लोज 2 में बताई गई हैं, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कौन कौन सी कारण से उसको व्यक्त करने से रोका जा सकता है, किन किन आधारों पे जो है लिमिटेशंस हैं। स्टेट राज्य है वो रोक सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे 19 क्लोज 2 आर्टिकल में, जो कि रेस्ट्रिक्शंस के कुछ ग्राउंड हैं, किसी विशेष कारण से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, स्पेसिफिक ग्राउंड है। अगर आपके बोलने से या आपके व्यक्त करने से अगर भारत की एकता अखंडता को किसी प्रकार का नुकसान है, भारत के एकता अखंडता को टूटने का कोई ऐसा कारण है, तो उस चीज को नहीं आप बोल सकते। जिस प्रकार से हमने देखा 2015 के आसपास हमारी जेएनयू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए, जो कि आर्टिकल 19 क्लोज 2 के तहत रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वो भारत की एकता अखंडता को तोड़ने वाली बातें। उनके खिलाफ जो है केस रजिस्टर्ड हुआ और वो आगे चल के उन पर कार्रवाई हुई। सो भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब करें ऐसी बात आप नहीं बोल सकते हैं, जो भारत की सुरक्षा को खत्म करने की बात है, जिससे भारत की सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सके, आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते या एक्सप्रेस कर सकते, लिख नहीं सकते। आप भारत के जो फ्रेंडली नेशंस हैं, भारत के ऐसे सभी फॉरेन कंट्रीज जिनसे संबंध अच्छे हैं, आप ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिससे वो रिलेशंस खराब हों। फॉर एग्जांपल अभी यूएस के साथ या किसी पर्टिकुलर कंट्री जैसे हम ले सकते हैं बांग्लादेश या नेपाल के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, तो आप ऐसी कोई चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिससे कि वो संबंध खराब होने की संभावना हो। जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ रिलेशन खराब नहीं होना है। पब्लिक ऑर्डर, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए समाज में। डिसेंसी और मोरालिटी भी खराब नहीं होनी चाहिए। जो मेनली मूवीज पे रेस्ट्रिक्शंस लगता है, ये हमारा मूवीज को चेक करने का बोर्ड है, सेंसर बोर्ड, वो मेनली इसी चीज को देखता है कि कहीं ये जो बनने वाली मूवी है या कोई बुक लिखी गई है या कोई जो है वीडियो रिलीज हुई है, वो मोरालिटी और डिसेंसी और मोरालिटी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। इसी के तहत उस पर्टिकुलर चीज को आप ऐसी कोई चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कुछ महीनों पहले समय रैना का शो आता था लेटेंट, उसमें कुछ ऐसी बातें बोली गई जो कि मोरालिटी और डिसेंसी के खिलाफ थी। तो उस सभी स्टेटमेंट्स पे जो है उन सभी चीजों को डिलीट करवाया गया और उन सभी बोलने वालों पर कार्रवाई करने की कोशिश की। एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की, हमारी न्याय व्यवस्था की, न्यायालय की अवहेलना, उसके किसी डिसीजन को लेकर के क्रिटिसिज्म नहीं करना है। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, डिफेमेशन, आप किसी की फेम खत्म नहीं कर सकते, डिफेम नहीं कर सकते। आप ऐसी कोई बातें नहीं बोल सकते जिससे कि अपराध के होने की संभावना है या फिर जिससे कि अपराध हो जाए। आप कोई भड़काऊ भाषण या किसी अपराध को करने के लिए उत्साह नहीं कर सकते हैं। तो इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस करना जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। और लेकिन ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज को कितनी मात्रा में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये जुडिशरी डिटरमाइन करेगी, ये हमारी जुडिशरी डिटरमाइन करेगी कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस दिए जाएं। ये लिमिटेशन है, ये मनमानी नहीं है, ये एक्सेसिव भी ना हो। ऐसा नहीं हो कि कहीं ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के चक्कर में हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाए। कितनी मात्रा में कोई भी चीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाहर आती है
उसकी बाउंड्री में आती है, ये चीज हमारी जुडिशरी जो है उसको डिटरमाइन करेगी ना। अब हम देख रहे हैं 19 क्लोज 1 क्लोज बी एंड 19 क्लोज 1 क्लोज सी। 19 क्लोज 1 क्लोज बी कहता है कि कहीं पर भी आप अपनी सभाएं कर सकते हैं, पीसफुली शांतिपूर्वक तरीके से लोग इकट्ठा करके किसी भी प्रकार की सभा आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शन है कि ये इसमें हथियार नहीं होना, किसी भी प्रकार के कोई वेपन्स यूज नहीं कर सकते, आप किसी प्रकार के वेपन्स लेकर के कोई सभा आयोजित नहीं कर सकते। पीसफुल असेंबली अलाउड है 19 क्लोज 1 क्लोज बी के तहत। इसमें आप कोई भी पब्लिक मीटिंग ले सकते हैं या और किसी प्रकार की सभा आप आयोजित कर सकते हैं। 19 क्लोज 1 क्लोज सी है, वो कहता है कि आप किसी प्रकार का एसोसिएशन, कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी, यूनियन बना सकते हैं। इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। सभी में मुख्यतः रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यही है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इससे हिंसा ना हो, जो चल रही व्यवस्था वो खराब ना हो। सेकेंड चीज है कि भारत की इंटीग्रिटी, एकता एंड सॉवरेनिटी, संप्रभुता डिस्टर्ब ना हो। थर्ड चीज है कि मोरालिटी के बेसिस पे भी इसको देखा जाएगा एंड डिसेंसी। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के मेन कारण हैं। पब्लिक ऑर्डर एंड सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप ऐसा कोई भी दल बना सकते हैं जो कि भारत की एकता, अखंडता और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें। नाउ Now, 19 clause 1 clause D and 19 clause 1 clause E को देखने वाले हैं हम। 19 clause 1 clause D कहता है राइट टू मूवमेंट, और 19 clause 1 clause E कहता है राइट टू रेसिडेंस। अभी क्या चीज है? 19 clause 1 clause D के तहत आप भारत के किसी भी हिस्से में घूम सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में कभी भी घूम सकता है। 19 क्लोज 1 क्लोज ई में भारत का कोई भी नागरिक भारत का कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पे रिसाइड कर सकता है, सेटल फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया। जहां चाहे, आज किसी व्यक्ति का मन है कि वो दिल्ली जाके रहना चाहे तो वो वहां पर जगह लेकर, घर लेकर, जमीन लेकर या रेंट से लेकर वो जिसे रहना चाहे रह सकता है। उसका फिर मन हुआ तमिलनाडु रहना है, वहां रह सकता है, देन मन हुआ मध्य प्रदेश रहना है, वहां रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। एनीवेयर इन इंडिया कैन रिसाइड। एक और चीज है, इसमें एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, आप वहां नहीं रह सकते हैं, आप इसमें जनहित में, पब्लिक ऑर्डर में आपके ऊपर इन दोनों चीजों में रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जनहित में आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने से या किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने से आपको रोका जा सकता है। एक और चीज है कि भारत के ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं, हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, जितने भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन वहां रहती है। सो ट्राइबल पॉपुलेशन चाहती है कि वो आइसोलेटेड रहे, वहां पे आउटसाइडर्स कम से कम मात्रा में जाए और आउटसाइडर्स को वहां पे जो है प्रॉपर्टी लेने के राइट्स ना हो, जिससे कि एक सीमित मात्रा में आउटसाइडर्स जाएंगे, बाहर किसी राज्य के लोग नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो वहां की कल्चर आइडेंटिटी और वहां की जो भाषा है, कल्चर है, वहां की सब चीजें इंटेक्ट रहेगी, वो डिस्टर्ब ना हो। वहां की कल्चर को बचाने के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स भारत सरकार ने इन राज्यों में जाने के लिए, कुछ राज्यों में जाने के लिए पासेस की सुविधा दी गई है। आपको जाने से पहले एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का पास लेना होगा, अनुमति लेनी होगी और उस पार्टिकुलर समय के तहत आप वापस आ जाएंगे। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं।
बाकी आप भारत में किसी भी जगह पे रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। जो है फाइनल लास्ट हमारा 19 क्लोज 1 क्लोज जी, जो कहता है द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन इन ट्रेड। हमें कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा, कोई भी काम करने की पूर्णता आजादी है, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सभी नागरिकों को कोई भी चीज प्रैक्टिस करना, प्रोफेस करना, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है वो, लेकिन यहां भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमने देखा कि आर्टिकल 19 के 6 पार्ट्स में, सभी पार्ट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। यहां पे अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी चीज को प्रोफेस कर सकते हैं, तो कल से कोई आम आदमी मेडिकल प्रैक्टिस करने की कोशिश करे, मैं एज ए डॉक्टर वो चीजों को डिस्क्राइब करने लगे, लोगों का ट्रीटमेंट करने लगे। सो ये चीज के लिए स्टेट जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ कुछ चीजों के लिए नेसेसरी कर देगी, इंपोर्टेंट कर देगी कि इस पार्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपका, अगर आप किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट देने वाले हैं तो कुछ पार्टिकुलर टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी जरूरी है। ऐसी और भी सब चीजों में स्टेट इंपोज कर सकता है, जो कि किसी पार्टिकुलर चीज को प्रैक्टिस करने के लिए नेसेसरी होनी चाहिए। यहां पे हम देख रहे हैं कि और कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व कर रखी है, आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजों में जो है आपको सेल या कुछ करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। जैसे आप खुद से उठ करके जो है लिक्वर अपने शॉप पे रख करके नहीं बेच सकते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर लाइसेंस की जरूरत होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस अलाउड कर रखे हैं, लाइसेंस बता रहे हैं। नाउ हम देखेंगे इसमें कुछ हमारी जुडिशरी के कुछ जजमेंट्स हैं जो कि इन केसेस से रिलेटेड दिए गए। सबसे पहला है हमारा 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पे आर्टिकल 21 के तहत मेनका गांधी ने पहले हमारे संविधान में प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ का प्रावधान था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, संविधान निर्माताओं ने इस चीज को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन 1978 के बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डाल दिया गया। मेनका गांधी केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होगा। अब ये दोनों चीज क्या है? एक है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी लॉ बनाते समय, कानून बनाते समय, उस जो जुडिशरी है उस पे किसी भी प्रकार के केस पे आंसर करते समय उसकी प्रक्रिया ठीक से अपनाई गई नहीं अपनाई गई, इस बात पे सिर्फ फोकस करेगा। वो कानून या वो लॉ खुद में वो करेक्ट है नहीं है, वो वायलेट करता है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ प्रोसीजर ठीक से फॉलो हुई या नहीं हुई, इस चीज को सिर्फ जज करेगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली था। बट मेनका गांधी ने 1978 में ये केस आया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जुडिशरी किसी भी चीज पर निर्णय देते समय इस चीज का भी ध्यान रखेगी कि वो जो लॉ है, जिस लॉ के तहत वो पर्टिकुलर केस चल रहा है, वो जस्ट भी होना चाहिए, न्यायपूर्वक लॉ होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल होना चाहिए मीन्स वो लॉ खुद में भी ठीक होना चाहिए। सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करने का काम जुडिशरी का नहीं है। ये यूएस में यही फॉलो होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोई भी लॉ को जुडिशरी देखती है कि वो लॉ, जो कानून है वो खुद में ठीक है कि नहीं है। अगर वो कानून खुद ही वायलेट कर रहा हो किसी के राइट्स को, तो उस चीज के को एक
नया डिसीजन भी उसमें दिया जा सकता है। ये मेनका गांधी केस में देखा गया है। एक केस आया 2015 में, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2002 में आईटी एक्ट एक नया कानून बनाया गया, उसकी 66 सेक्शन उसमें डाला गया। एक सेक्शन था उसका 66A। इसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर इंटरनेट के द्वारा कोई मैसेज, ऑडियो, रिटर्न किसी भी प्रकार का मैसेज भेजता है, तो जिसको जो प्राप्त होता है मैसेज, जो रिसीवर है, अगर वो उस रिसीवर को ठीक नहीं लगता है, उस रिसीवर के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर चीज जो है उसके राइट्स को वॉयलेट कर रही है या फिर उसे हर्ट कर रही है, सो इसके तहत 66A के तहत जो भेजने वाला है वो उस चीज का अपराधी होगा। श्रेया सिंघल खुद जाती है कि इस प्रकार से अगर इंटरनेट से भेजे जाने वाले किसी मैसेज को रिसीवर अगर उसको डिकोड करे और रिसीवर के अकॉर्डिंग उस चीज को अपराध माना जाए या नहीं माना जाए वो डिसाइड हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वॉयलेट कर रहा है। इंटरनेट पे ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच को वॉयलेट कर रहा है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा 2015 में, श्रेया सिंघल केस को सुप्रीम कोर्ट ने 66A को ही हटा दिया कि किसी प्रकार से कोई भी मैसेज, ऑडियो या रिटर्न मैसेज इंटरनेट के द्वारा भेजा गया है, वो जब तक कि वो किसी प्रकार का वायलेंस क्रिएट ना करे या इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी के खिलाफ ना हो या किसी को डिफेम करने के उद्देश्य नहीं किया गया हो, तो वो चीज किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं रहेगा। 66A को डिलीट कर दिया गया, स्टेक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक और केस है जिसमें अनुराधा भाषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में एक केस आया, जिसमें कहा गया कि अगर राज्य, स्टेट इंटरनेट को परमानेंटली बहुत लंबे समय तक, इनफाइनाइट टाइम तक अगर सस्पेंड करके रखे, तो ये भी आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज A, जिसमें कहते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका वायलेशन होगा। गवर्नमेंट इंटरनेट को भी लॉन्ग टर्म के लिए, इंडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए बंद करके नहीं रख सकती है। ये भी आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज A और आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज G का जो है वायलेशन माना जाएगा। थैंक यू।